1950 से लेकर 1990 की जब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, जहां जिसके बारे में मैंने पढ़ा एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए, तो अब बारी थी ट्रेड रिफॉर्म्स की, दैट मीन्स फॉरेन ट्रेड में रिफॉर्म करने की। बिकॉज बिफोर ब्रिटिशर्स हम जो है पूरे वर्ल्ड में वेल नोन थे, प्रीसियस था हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था टॉप में था पूरे वर्ल्ड के। सबसे ज़्यादा इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम जो क्या करते थे, एक्वायर करते थे। बट ब्रिटिशर्स ने उसको नेगेटिव कन्वर्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दे कन्वर्ट आवर इकोनॉमी एज द इंपोर्टर फ्रॉम द एक्सपोर्टर, इंपोर्टर में कन्वर्ट कर दिया। वी इंपोर्ट आवर बेसिक नीड्स, वी इंपोर्ट आवर बेसिक नेसेसिटीज फ्रॉम द ब्रिटेन्स, क्योंकि उनका पूरे के पूरे फॉरेन ट्रेड पर जो ब्रिटिशर्स ने अपना मोनोपोली कर लिया था। उन्होंने इंडियन गुड्स के ऊपर, इंडियंस में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने पर टैक्स बढ़ा दिया, जो फाइनल गुड्स तो एक्सपोर्ट करते थे उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तो इस तरह से हमारा फॉरेन ट्रेड था तो लेकिन नेगेटिव था। इट्स ऑल फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो गवर्नमेंट को इसमें चेंज करना था। चेंज क्या करना था, गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अपनी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए गए, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए। अब गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम थी कि हम जो फॉरेन के साथ जुड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम चीज़ों का प्रोडक्शन अपने यहाँ पर करेंगे। तो अब गवर्नमेंट ने फॉरेन पॉलिसी, जिसको ट्रेड पॉलिसी होती है, उसको थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, उसी के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो जब फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो इंडियन गवर्नमेंट हैज चेंज द ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी इज नोन एज अ ट्रेड पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज द गोल्स, रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड द रेगुलेशन दैट इन्वॉल्व द ट्रेड बिटवीन वेरियस कंट्रीज। एक कंट्री के बीच से दूसरे कंट्री के बीच में होने वाले ट्रेड से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन जो होते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेड पॉलिसी। These policies are particular to a specific country and are formed by its public officials. ये एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, दो कंट्री के बीच का होता है, वो हर एक कंट्री के साथ डिफरेंट हो सकता है। A country's trade policy covers tax imposed on the inspection, regulations, import, export, tariffs, quotas, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसी तरह से इंडिया की गवर्नमेंट ने अपना जो ट्रेड पॉलिसी किया, तो जो ट्रेड पॉलिसी अडॉप्ट किया उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड पॉलिसी। बिकॉज हमारे सामने एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक्सपीरियंस था कि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बन रह चुके थे और ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करके चले गए। तो हम किसी फॉरेन सेक्टर के ऊपर अभी डिपेंड नहीं हो सकते थे, बिकॉज हमारी कंट्री का प्रोडक्शन बिल्कुल डल था, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ना के बराबर था, कुछ भी ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। सो हमें ज़रूरत थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट की, हमें ज़रूरत थी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, बट इन सब के डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। तो हम जो है पूरी तरीके से इंपोर्ट पर डिपेंड हो चुके थे। तो गवर्नमेंट के ये सब कुछ हम कर रहे थे, क्यों ना हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन अपने यहीं पर करें जिसका हम इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली हैवी गुड्स का जो होता है उसका भले ही हम यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक आइटम्स हैं उनका प्रोडक्शन तो कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडॉप्ट किया कि वी हैव टू प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर बी फॉर विच वी कैपेबल टू प्रोड्यूस इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हम इंपोर्ट करने के बजाय हम अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में उन गुड्स का या सर्विस का प्रोडक्शन सेल्फ करें। सो वी अडॉप्ट import substitution policy during the period 1950 to 1990. It is also called inward looking trade strategy. Inward का मतलब अपने अंदर देखने वाला, कि हम जो कुछ भी इंपोर्ट करते हैं अब उसको अपने टेरिटरी के अंदर ही प्रोडक्शन करेंगे। So inward looking trade strategy refers to the policy of the reliance of import substitution and protection of the domestic industry through the import restrictions and import duties in the area of international trade. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस चीज को करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया। एक्सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे कि प्रोडक्शन हमारे पास ना के बराबर था, तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया। केवल जो चीजें इंपोर्ट करना जरूरी था वो गवर्नमेंट ने अपने हाथों में रखा और गवर्नमेंट ने कहा चलो अब हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, अब इंपोर्ट नहीं करना है। सो दिस इज नोन एज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी और पॉलिसी। इस चीज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दो चीजें अडॉप्ट किया, कोटा एंड टैरिफ। गवर्नमेंट इट इज ए स्पेसिफिक ऑफ नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड। गवर्नमेंट ने चीजों को फिक्स कर दिया
लिमिट कर दिया कि किन चीजों का इंपोर्ट किया जा सकता है और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। When government reserve or fix the quantity and the number of goods, that is known as quota, गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिया कि क्या इंपोर्ट कर सकते हैं और क्या कितना इंपोर्ट कर सकते हैं। और सेकंड वन इज गवर्नमेंट यूज द सेकंड इज थिंग दैट इज टैरिफ। टैरिफ इज द टैक्स दैट इज इम्पोज ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें इंपोर्ट कम करना था, क्योंकि फॉरेन की गुड्स मशीनों से बनती थी, उनके पास बड़ी इंडस्ट्री थी, उनका कॉस्ट थोड़ा सा कम था। लेकिन अगर हम फॉरेन के साथ इंपोर्ट करेंगे तो हम जो प्रोड्यूस करेंगे वो थोड़ा महंगा होगा, तो हमारे लोग वो परचेज नहीं करेंगे, तो हमारा कंपटीशन उनके साथ होगा। हम कंपटीशन नहीं चाहते, गवर्नमेंट कंपटीशन नहीं, वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया, दैट इज नोन एज टैरिफ। इंपोर्ट के ऊपर लगने वाला टैक्स इज नोन एज टैरिफ। इससे फॉरेन का गुड्स हमारे कंट्री में आना थोड़ा सा महंगा हो गया, इंपोर्ट स्ट्रिक्ट हो गया, इस तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिला। अब बात होती है ऐसा क्यों, द मोटिव बिहाइंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया इसके पीछे का मेन मोटिव था प्रमोट डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोडक्शन। हम अपने कंट्री के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, हमारे कंट्री की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, ताकि वो बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी डर के, बिना किसी दूसरी चीजों के रिफ्लेक्ट होते हुए अपने प्रोडक्शन आगे बढ़ा सके। स्ट्रेटजी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रेस्ट्रिक्शन द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट। अब फॉरेन एक्सचेंज भी बचाना था। अगर हमने हर एक चीज को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी कहां से रहेगी, तो हमें फॉरेन करेंसी सेव करना है, ताकि जरूरत कंट्री के लिए जो टेक्नोलॉजी है, कंट्री को जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करना है, उसके लिए उन चीजों का यूज किया जा सके। फॉरेन एक्सचेंज वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंपोर्ट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी। जो हैवी चीजें चाहिए, हमें नए प्लांट लगाने हैं, नई मशीनरी जो हमारे पास नहीं है, हमें वो इंपोर्ट करना है, तो वो इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमें करेंसी चाहिए, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज को बचाना जरूरी था। प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल कंपटीशन को फाइट करने के लिए हम कैपेबल नहीं थे, हम तैयार नहीं थे, तो गवर्नमेंट जो है अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। सो गवर्नमेंट अडॉप्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये तो था ट्रेड पॉलिसी। जब हमने पूरा का पूरा इस चैप्टर को पढ़ लिया 1952 1990 इंडियन इकोनॉमी, तो इस पूरे चैप्टर में बाय द एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म एंड ट्रेड रिफॉर्म, तो हमने देखा इस पूरे रिफॉर्म्स के कुछ बेसिक फीचर निकल के आए। क्या था? नंबर 1, हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड हो गई एंड वी अडॉप्ट 5-year प्लान टू डेवलप आवर ग्रोथ, टू डेवलप द इकोनॉमी। नंबर 1 एंड द पब्लिक इंटरप्राइजेस प्ले अ सेंटर रोल। हमारे कंट्री में पब्लिक सेक्टर को गवर्नमेंट ने सेंटर रोल प्ले करने के लिए आगे बढ़ाया। दैट मीन्स गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रमोट पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। जो प्राइवेट इंटरप्राइज उनका रोल क्या सेकेंडरी था, बिकॉज परमिट सिस्टम, लाइसेंस सिस्टम शुरू कर दिया कि उनको कोई भी काम करना है तो एट फर्स्ट दे हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन था, कि हम उन चीजों का पहले प्रोडक्शन करेंगे जो हम इंपोर्ट करते थे और हम कर सकते, वी आर कैपेबल। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया था, सो दैट इंपोर्ट पर हैवी ड्यूटी लगा दिया गया और इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया गया। एंड हमारे इंडस्ट्री को लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया, ताकि हम जो है एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सके। अदरवाइज दिस होल पॉलिसी गिव 2 थिंग्स, गुड इफेक्ट एंड बैड इफेक्ट। फर्स्ट वन इज गुड इफेक्ट। इससे क्या हुआ, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो तेजी से हुआ। ठीक है, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट, ग्रीन रिवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर आउटपुट को बड़ा तेजी से बढ़ाया। इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट बड़ा तेजी से हुआ। जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर पहले 13% था वो बढ़ के 24.6% पे आ गया 1990 तक, हालांकि बाद में और तेजी से हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम ऑल डाइवर्स। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाइड हो गई, मतलब पहले कुछ ही सेक्टर थे, अब धीरे धीरे सेक्टर बढ़ते चले गए। सनराइजर इंडस्ट्री लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आयरन एंड स्टील, इनका भी डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री अच्छा खासा हुआ। राउरकेला, भिलाई, स्टील प्लांट्स, टाटा, कई नई नई कंपनियां हमारे यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट हुई। और आल्सो इट्स ग्रो द एसएसआई, जो हैंडीक्राफ्ट हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका था, एसएसआई के फेज में उसका भी डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ, बट इट्स अ फर्स्ट फेज। सेकेंड इज नोन एज बैड इफेक्ट। इस पूरे इसका जो इकोनॉमी
था 1950 टू 1990 हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा गया, लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट भी हमारे कंट्री का हुआ। नंबर 1 इज डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारी पूरी इकोनॉमी में नॉर्मली मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है दैट पैरेलल प्ले ऑफ प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, लेकिन यहाँ पर पब्लिक सेक्टर को इतना प्रमोट किया गया कि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ ही नहीं पाई। पूरी इकोनॉमी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पे केवल पब्लिक सेक्टर का ही डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि प्राइवेट के ऊपर लाइसेंस परमिट सिस्टम लगा दिया, इसलिए वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाए। पब्लिक सेक्टर मोनोपोली ग्रेजुअली टर्न आउट, क्योंकि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, और धीरे धीरे क्या हो गया, इट्स कन्वर्ट इनटू डेड सोशल वेट, वो काम करना बंद हो गया, उनमें इनएफिशिएंसी आ गई, करप्शन आ गया, लीकेज एंड पिलफरेज आ गया। धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर जिसको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, आगे बढ़ाया, उसमें लोगों के मन में जो इफिशिएंसी था वो इनएफिशिएंसी में कन्वर्ट, क्योंकि भैया बैठे बैठे सैलरी मिली तो करना है क्या। The need of obtaining license from the opening new firms or extending the existing firms misused by industrial houses, क्योंकि लाइसेंस लेना था तो बड़ी इंडस्ट्री उसका मिसयूज कर रहे थे ताकि छोटी इंडस्ट्री आगे ना बढ़ सके। प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल टू अचीव द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट कर रखा था डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो बाहर क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या है, फाइट नहीं करेंगे तो हम अपना स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड नहीं अडॉप्ट कर गए और इंटरनेशनल लेवल पे हम पिछड़ते चले गए, ठीक है ना। एंड जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व रखने की कोशिश कर रहे थे वो धीरे धीरे इनएफिशिएंट हुआ और हमारा इकोनॉमी एक टाइम ऐसा आ गया कि 1988 तक आते थे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म होने को हुआ। सो डैट वी कैन से डैट कि 1950 टू 1990 का जो पॉलिसी था कुछ खट्टा भी था, कुछ मीठा भी था, हमें कुछ गुड इफेक्ट भी हुई, एक्सपीरियंस हुई है, कुछ बैड एक्सपीरियंस हुई, राइट। अब ये सब होने के बाद इस चैप्टर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर जरूर पढ़िएगा। कोई डाउट हो किसी तरह का देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी बाय यूजिंग कमेंट बॉक्स, बाय यूजिंग सोशल मीडिया, एंड इफ यू वांट टू डाउनलोड एनी पीडीएफ you have to visit my website theeconomicsguru.com, right? And thanks and bye.